हेलो नीट एस्पिरेंट्स। ये स्ट्रेटजी है बहुत ही बढ़िया वाले चैप्टर जो बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हम जो आपको स्ट्रेटजी में बताने जा रहे हैं वो क्या है कि चैप्टर का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आधा वेटेज इसको देना है और आधा वेटेज इसको देना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि सारा का सारा वेटेज डाइजेशन को दे देते हैं और एब्जॉर्प्शन को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। जबकि आप हमारे वीडियोस में देख रहे हैं कि हम एब्जॉर्प्शन की जब भी बात करते हैं तो वही बेसिक फंडामेंटल्स लगते हैं जो कि हर वीडियो में हमारे लगते हैं। या हमने आपको ये बताया कि एनसीईआरटी के अंदर एब्जॉर्प्शन को लेकर के 2-3 जगह पर चैप्टर 8 में सेल में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आता है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आता है, और फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आता है वही सारी चीजें पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको दोनों चीजें समझनी है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उसके बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन ट्रांसपोर्ट्स को अगर आप देख करके नहीं जाएंगे, ये आधा पार्ट है। हालांकि एनसीईआरटी में पेजेस कम हैं एब्जॉर्प्शन के, डाइजेशन के पेजेस ज्यादा हैं, लेकिन वेटेज इक्वल है। ये समझ लीजिएगा बात को। चलिए मैं बताता हूं आपको, आगे चल करके देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक में ऑफ कोर्स एलिमेंट्री कैनाल, जो लाइव प्रोसेसेस 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, और उसके बाद में 11th क्लास में आते हैं तो इसकी अच्छी खासी डिटेल है। राइट फ्रॉम माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, साथ में एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन जो एनसीईआरटी में भी बना हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कौन कौन सी डिफाइंड लेयर्स हैं, उनकी स्टडी करनी है। ठीक है। साथ में फिर माउथ के अंदर टीथ का अरेंजमेंट, टीथ के फीचर्स, वो सब इसके साथ इंक्लूडेड हैं। देन यू हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले एंजाइम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज डाइजेशन। ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये उन बच्चों को पढ़ने में और समझने में और याद रखने में आसान होता है जो बच्चे चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल पढ़ करके आए। देखिए कैसे है। जब हम चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं बच्चों, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनते हैं। मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनते हैं, मतलब क्या है इस बात का, जैसे कि मोनोसेक्राइड है वो जुड़ेगा तो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा, ग्लूकोज जुड़ेगा तो स्टार्च बन जाएगा, अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन बन जाएंगे। उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा अगर कार्बोहाइड्रेट है, या पेप्टाइड बॉन्ड होगा अगर प्रोटीन है, या ईस्टर लिंकेज होगी अगर वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ठीक है। अब जब आप यहां आते हैं तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि पॉलीमर से मोनोमर बन रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका अलग अलग डाइजेशन देखना है, तो हम वापस लौट करके जा रहे हैं पॉलीमर से मोनोमर्स बनाने के लिए। तो चैप्टर 9 और चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो एनसीईआरटी का चैप्टर 16 है, इन दोनों को आप समझ करके चलिए कि ये दोनों एक दूसरे के सारथी हैं। दे आर द पार्टनर्स, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। एक में आप 1 से 10 तक जा रहे हैं, दूसरे में 10 से 1 तक आ रहे हैं, एज सिंपल इट इज। उसके बाद में आ जाते हैं, देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और अनडाइजेस्टेड फूड को किस तरीके से इजेस्ट किया जा रहा है, डिफिकेशन कैसे हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के लिए एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बहुत अच्छी बनी हुई है जिसमें यह बताया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से कंपाउंड एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन वाली बात में जो इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताई कि किन चीजों का सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, किन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, और किन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। फिर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, वो आपको यहां पर सीख करके जाने हैं। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है, राइट फ्रॉम वॉमिटिंग, देन यू हैव इन केस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मरासमस, क्वाशोरकर, राइट, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो सब का आइडिया यहां लेकर के जाना है। देन यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज लीवर। लीवर जहां पर बाइल सॉल्ट्स निकल रहे हैं, और बाइल सॉल्ट्स फैट्स का सरफेस टेंशन डिक्रीज करके डाइजेशन आसान कर रहे हैं। यू कॉल इट एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अदरवाइज तो बच्चे ये सीख लेते हैं कि इमल्सिफिकेशन में सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बट एक्चुअली सरफेस एरिया बढ़ने से तो मेहनत बढ़ जाएगी एंजाइम्स की। तो आपको क्या याद रखना है
कि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रही है इमल्सिफिकेशन में, जिससे लाइपेजेस इजीली लिपिड्स का डाइजेशन कर सकें और उस लीवर के अंदर बाइल सॉल्ट्स का सिक्रीशन हो रहा है। देन यू हैव द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ये मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दैट इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन। ठीक है ना बच्चों? तो डाइजेशन जब भी पढ़ें इसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, ना कि ये कि आप बॉडी के या एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में किन किन चीजों का डाइजेशन हो रहा है वो ना पढ़ें, बल्कि एक साथ पहले कार्बोहाइड्रेट को लें, उनका डाइजेशन जहां जहां एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में हो रहा है वहां पढ़ें। सिमिलरली प्रोटीन्स का भी इसी तरह से और लिपिड्स का भी इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ग्लैंड, इजेशन एंड डिफिकेशन एंड रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन। दिस कम्स अंडर इजी टॉपिक। इजी टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये पढ़ने में छोटे भी हैं, दे आर नॉट वेरी लॉन्ग। ऑल्दो एलिमेंट्री कैनाल इज वेरी लॉन्ग, एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों को लगता है कि यार ये बहुत मजेदार है ना। और खास तौर से जब हम ये बात करते हैं कि भाई कोई भी ऑर्गन ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर बच्चे बनाते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो ये सोच करके पढ़िए कि हम अपनी बॉडी के पार्ट को पढ़ लें और हम इस चीज को सीख रहे हैं। सीखने के बाद हमें इसे अप्लाई भी करना है। अप्लाई क्या करना है कि हमको हेल्दी हैबिट्स एक्वायर करनी है, जंक फूड को छोड़ देना है। यस और नो बच्चों? चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक्स को। डिफिकल्ट टॉपिक में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स बच्चों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी गलत है। वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा माउथ में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हो रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स, या स्टमक में कौन से हो रहे हैं, ड्यूडेनम में कौन से हो रहे हैं। नहीं, आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन ले लीजिए और उसको जगह जगह जहां पर भी हो रहा है, स्टार्च अगर माउथ में डाइजेस्ट हो रही है, स्टमक में बहुत ना के बराबर, या आप ड्यूडेनम में देख रहे हैं वहां डाइजेस्ट हो रही है, तो आप उसको उसी तरह से पढ़िए। सिमिलरली प्रोटीन्स का डाइजेशन माउथ में नहीं हो रहा है, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में हो रहा है, और फैट्स का वीक डाइजेशन स्टमक में हो रहा है बट मेजर डाइजेशन इज ड्यूडेनम। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, ये चैप्टर आपका बहुत कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगा बच्चों। यस और नो? चलिए उसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड अनडाइजेस्टेड फूड का डिफिकेशन। ये डिफिकल्ट टॉपिक में इसलिए है क्योंकि एब्जॉर्प्शन में फिर से मैं बताऊं कि बच्चे स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि वो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पॉइंट्स बनाने हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में, सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन सी चीजें हम लेते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन सी लेते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ क्या लेते हैं, और कौन सा ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो दैट विल बी विजिबल टू यू इन एनसीईआरटी बुक ऑफ कोर्स, बट उसको आप स्ट्रेटेजी में टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। देन यू हैव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, राइट। ये डिफिकल्ट टॉपिक में इसलिए है क्योंकि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि अरे यार ये तो हमको आता है। ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपको आता है, आप ये सोचिए कि आपको जो आता है वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। तो अपने पॉजिटिव पॉइंट को कभी निगेटिव मत होने दीजिए। आता है तो हम 10 बार उसे लिख करके देखेंगे, तब वो हमें याद होगा। ठीक है ना बच्चों? एंड देन ऑफ कोर्स द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन, क्योंकि पैनक्रियाज से जो दो पार्ट हैं, एक तो इनके एसिनाई हैं जो एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं डाइजेशन के लिए, और दूसरा पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों? चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के रिक्विसाइट्स क्या हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ सेल बायोलॉजी यू शुड हैव, ऑफ कोर्स चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक जगह मैं बच्चों से कहता हूं कि कहीं भी चले जाओ दुनिया में, लेकिन बायोमोलिक्यूल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने पीसीबी लिया है ना। तो पीसीबी लेने के बाद तो आपको बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल का मास्टर होना ही है, और हमारे साथ रह करके आप मास्टर ब्लास्टर हो जाएंगे, एंड यू विल हिट अ 6 ऑन एवरी बॉल। देन यू हैव एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, इनका आइडिया, और बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का आइडिया। ठीक है, ये सारी चीजें प्रीरिक्विसाइट है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर वेटेज क्या है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेंड ये कहता है कि 5 ईयर्स में 14 क्वेश्चंस इन ऑल आए हैं। तो हम अगर हिसाब किताब लगाएं तो 3 क्वेश्चन का बच्चों एवरेज आ रहा है, और 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए, है ना। किसी के 600 आ रहे थे और उसके बाद में उसके 612 हो जाएं तो उसे कॉलेज मिल रहा है, और 600 पे कॉलेज नहीं मिल रहा है, ये भी ट्रेंड हो रहा है। तो रैंक का जो इन्फ्लेशन है
उसको देखते हुए हर एक चैप्टर को स्ट्रेटेजी वाइज ऐसा बनाना है कि हम उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, सो विद दिस आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि 2023, 2022, 2021 में 2 क्वेश्चंस ईच ईयर, देन यू हैव 2020 एंड 2019 4 क्वेश्चंस ईच ईयर, जस्ट डबल ऑफ दैट। तो इसलिए एवरेज 3 क्वेश्चन का आता है बच्चों। अच्छे से इसको करके जाइएगा एंड आई विश यू गुड लक। थैंक यू।